तो 11th वाले पार्ट में जो पिछली क्लास में किया था उसके बियॉन्ड हम गए थे, +2 में रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन किया था। एनी रिलेशन आर फ्रॉम x to y said to be reflexive if each element of the first set capital X is related to itself via that relation through that rule. X is related to X, then, and it is true for every X belongs to the first set or domain, then we say that the relation is reflexive relation. फिर हमने reflexive का ही corresponding एक पढ़ा identity relation, जिसमें थोड़ा सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज था, स्लाइट चेंज। क्या था? दैट x इज रिलेटेड टू ओनली x। रिफ्लेक्सिव में x रिलेटेड टू x, नॉट नेसेसरली ओनली x, बट आइडेंटिटी में ओनली x है। मतलब रिफ्लेक्सिव में x, x के पेयर के अलावा रिमेनिंग पेयर्स भी हो सकते हैं, बट आइडेंटिटी में ओनली x, x टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। फिर हमने पढ़ा था सिमेट्रिक रिलेशन, जिसका ग्राफ x y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक होता है, मींस इफ x इज रिलेटेड टू y देन y इज रिलेटेड टू x। फिर हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव रिलेशन, which says that relation R is transitive if in its set of ordered pair there exists two ordered pair x, y and y, z। मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हों जिसमें से एक का y कोऑर्डिनेट दूसरे के x कोऑर्डिनेट से अगर मैच कर रहा है, तो मैचिंग कोऑर्डिनेट्स को हटा दिया जाए तो x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू z मस्ट इंप्लाई x रिलेटेड टू z। तो ट्रांजिशन हो गया, और ये बात हर पेयर x y y z के लिए अगर वेरीफाई हो रही है तो ट्रांजिटिव रिलेशन है। एंड फाइनली हमने बोला कि अगर किसी रिलेशन में तीनों प्रॉपर्टी हो, रिफ्लेक्सिविटी भी होल्ड कर रही है, सिमेट्री भी होल्ड कर रही है और ट्रांजिटिविटी भी होल्ड कर रही है, तब हम उसको बोलते थे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन तक बातें डिस्कस हुई थी। और उसके अलावा एक लास्ट में मैंने एंटी सिमेट्री की बात करी थी कि एक रिलेशन जिसमें सिमेट्री ना हो, मतलब जो सिमेट्री के अगेंस्ट हो, उसको हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। मींस when x related to y and y related to x, तो ये तभी पॉसिबल हो जब x और y इक्वल हो। अनइक्वल x और y के लिए x y है तो y x नहीं होगा, मतलब सिमेट्रिकली ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट नहीं होंगे, तो उसको हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। नाउ कंटिन्यू विद द प्रॉब्लम्स बियॉन्ड दोज कॉन्सेप्ट्स। तो पहला क्वेश्चन है जी, क्लासिफाई द फॉलोइंग रिलेशन इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। एंड ऑल्सो फाइंड विच ऑफ देम आर इक्विवेलेंस। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट कर चुके होंगे अब तक, है ना? तो फर्स्ट पार्ट में क्या है? एक रिलेशन है जो सेट ऑफ इंटीजर से इंटीजर पे डिफाइंड है, एंड क्या है? A रिलेटेड टू B if and only if A is divisible by B, means B divides A। B divides A का मतलब क्या होता है? That is A is equal to some integer K times B, where K is integer। अब आप पढ़ो, अगर A K into B है, इसका मतलब A is divisible by B, इसी को बोलते हैं B divides A। तो ये जो सिंबॉलिक नोटेशन मैंने लिखा है, इस सिंबॉलिक नोटेशन को पढ़ते क्या है? B divides A। एनीवे, अब हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिविटी की। तो रिफ्लेक्सिविटी कैसे टेस्ट होगी? तो मैंने टेस्ट करना भी बताया था आपको कि रिफ्लेक्सिविटी टेस्ट करते समय हम क्या करेंगे। तो हम मान लेंगे लेट A is related to A for all A belongs to Z। अभी मैं लिखना बता रहा हूं, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर। बाद में मैं बताऊंगा कि ठीक है, अगर इसको सिर्फ ऑब्जेक्टिव तरीके से करना है तो क्या सोचना था। A रिलेटेड टू A का मतलब क्या हुआ? तो बाय डेफिनेशन A रिलेटेड टू A का मतलब हुआ A डिवाइड्स A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, क्योंकि जो फर्स्ट सेट यहां पर है वो क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है। देख रहे हो आप यहां से। अब आप मुझे बताओ, इज द स्टेटमेंट ट्रू दैट A डिवाइड्स A is true for every A lying in the set of integer?
can I say that each integer divides itself? So आदित्य ने बोला yes. एक बार फिर से मैं पूछ रहा हूं, can we say that each integer divides itself? मैं सारे बच्चों का ओपिनियन लेना चाह रहा हूं. मैंने जो पूछा क्वेश्चन, each integer divides itself, is it true or false? If you say it is true, then write yes. Interesting statistics. 30% say yes, 50% say no, and still there are 10% who say that we are still working on it. Good. ठीक है. तो आई एम वेटिंग फॉर देम जो अभी भी वर्क कर रहे हैं. आई अगेन रिपीट, each integer divides itself. Means 1 divides 1, 2 divides 2, 3 divides 3, 4 divides 4. Is it true or not? 1 is divisible by 1, 2 is divisible by 2, 3 is divisible by 3. So every integer is divisible by itself. ये बात सही है कि गलत? कुछ बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, मैं अभी बाद में उनसे बात करूंगा. Like Jyoti has rightly answered, Abhi has rightly answered, Nidhi has rightly answered, प्रगुन ने भी सही बोला. ठीक है, ठीक है. दमन ने भी सही बोला. तो इसमें जो इश्यू है वो किसके साथ है? जीरो के साथ है. बिकॉज डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड इन नंबर थियरी, एंड देयरफॉर एक्सेप्ट जीरो ऑल द इंटीजर फॉलो दिस रूल दैट एवरी इंटीजर डिवाइड्स इटसेल्फ. तो एक भी एलिमेंट अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स हो गया ना. ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया. कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया? ये फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड बोला गया यहाँ पर. सो इट इज फॉल्स. तो हमने बोला इट इज फॉल्स. एंड फॉल्स मतलब क्या हुआ? सो रीजन, जीरो does not divides zero, so the statement is false and therefore relation is not reflexive. तो ये relation reflexive नहीं है, नॉन रिफ्लेक्सिव. अब आ जाओ सिमेट्री पे. सिमेट्री है, सिमेट्री टेस्ट कर लो. बहुत सारे लोग कर ही चुके होंगे. फटाफट बोलो सिमेट्री है. क्या रिलेशन सिमेट्रिक है? तो हमने बोला लेट सिमेट्री कैसे टेस्ट करते हैं. देखो, लेट एक्स रिलेटेड टू वाई. क्योंकि सिमेट्री में फर्स्ट सेट या सेकंड सेट का कोई जिक्र नहीं होता है, कोई उनका रेफरेंस नहीं होता है. बेसिक बात होती है रिलेशन को एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर देखना होता है. उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है वो सिमेट्रिकली प्रेजेंट होने चाहिए. लाइक 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, और ये बात हर एक्स वाई के लिए ट्रू होनी चाहिए. तो मैंने बोला लेट अस सपोज दैट एक्स रिलेटेड टू वाई, मतलब एक्स वाई दैट इज एक्स वाई बिलोंग्स टू आर. एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर है जो रिलेशन में है. ये मैं R2 रिलेशन की बात, R1 रिलेशन की बात कर रहा हूं. अब इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि x जो है वो डिवाइड कर रहा y से, y को. a is divisible by b, सॉरी y divides x ना, y divides x. इसका मतलब हो गया y divides x. इसका आगे मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ does I say that y divides x means x does not divides y unless x and y are equal. इसका मतलब है कि अगर y x को डिवाइड कर रहा है तो x y को डिवाइड नहीं करेगा. मतलब y कॉमा x, अगर x कॉमा y है तो दिस डज नॉट इंप्लाई दैट y कॉमा x बिलोंग्स टू r. एक ही केस में इंप्लाई करेगा जब x और y इक्वल हो जाएं. फॉर एग्जांपल अब देखो, इसका मतलब है कि नॉन सिमेट्रिक है, नॉन सिमेट्रिक रिलेशन है. सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है ये, बट इसका मतलब ये नहीं कि एंटी सिमेट्रिक है. अभी एंटीसिमेट्रिक है कि नहीं वो आप अपने आप ही बता देंगे सोच के. अच्छा, सिमेट्रिक नहीं है ना, सिमेट्रिक नहीं है. अब कुछ लोग को अगर नहीं क्लैरिटी आ रही तो ऐसे सोचो कि 4 divides 2, 4 is related to 2 is true because 4, 2 is divisible by 4 है ना. Sorry, 2 divides 4, but 2 is not related to 4. तो 4,2 तो है इस रिलेशन में, 4,2 है, बट
2,4 इज नॉट देयर, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। ये सबको समझ में आ रहा है? A related to B means A is divisible by B. 4 is divisible by 2, but 2 is not divisible by 4, so it is not symmetric relation. अब ये एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं, तो उसके लिए आप जरा देखो इसमें कैसे कैसे एलिमेंट होंगे, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। तो 1,1 होगा, 2,2 होगा, 3,3 होगा, एंड 2,1 होगा, बट 1,2 नहीं होगा। 3,1 होगा, बट 1,3 नहीं होगा। 4,2 होगा, बट 2,4 नहीं होगा। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? ये एंटीसिमेट्रिक है। इट इज एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। तो हमने इसके बारे में क्या क्या बोला? रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, एंटीसिमेट्रिक है। तो अभी तक हमें सिर्फ एंटीसिमेट्री इसमें मिली। और क्या इसमें बता सकते हैं आप? ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी कैसे टेस्ट करते हैं वो भी लिख लो। ट्रांजिटिविटी के लिए हम क्या करते हैं? तो लेट्स गो फॉर ट्रांजिटिविटी ऑफ रिलेशन, राइट? तो ट्रांजिटिविटी में हम क्या क्या करेंगे, आप जरा करके बताओ कैसे करेंगे। तो दो ऑर्डर्ड पेयर लेंगे। कैसे? जिनमें से एक का x दूसरे के y से मैच करता हो। तो ट्रांजिटिविटी यहां ऐसे लिखो, ट्रांजिटिविटी। लेट x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x अगर y से रिलेटेड है तो x इज डिविजिबल बाय y, तो y डिवाइड्स x, एंड y is divisible by z, तो z डिवाइड्स y। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x में y फैक्टर है ना? x में y फैक्टर है, तो x तुम्हारा हो गया y मल्टीप्लाइड बाई k 1, एंड z में y में z फैक्टर है, y में z फैक्टर है, मतलब है कि y हमारा हो गया, y हो गया z मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर k2। हियर k1 और k2 जो मैं लिख रहा हूं ये दोनों क्या हैं? इंटीजर्स हैं। k1 भी इंटीजर है और k2 भी इंटीजर है। तो आगे चलते हैं जी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x और z के बीच क्या कनेक्शन आया। तो इफ यू फर्दर ट्राई टू कोरिलेट x एंड z, तो ये x था जो y टाइम्स k1 था, और y इटसेल्फ क्या है? z टाइम्स k2 है। तो x को क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू k1 मल्टीप्लाइड बाई y, एंड y की जगह हम रख सकते हैं z k2, तो z इंटू k2। सो इट इज एक्चुअली k1 मल्टीप्लाइड बाई k2 मल्टीप्लाइड बाई z। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि z इज फैक्टर इन x। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ z डिवाइड्स x, एंड इसका मतलब क्या हुआ? x रिलेटेड टू y, तो y डिवाइड्स x, तो z डिवाइड्स x मतलब है कि x इज रिलेटेड टू z। तो फाइनली हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये रिलेशन क्या है? एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। डिविजिबिलिटी ट्रांजिटिव होती है। तो हमने कहां से बिगिन किया था? x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z। यहां पर y और यहां पर y सेम था, देखा? तो ये दोनों इक्वल लेके चलते हैं हमेशा ट्रांजिटिविटी टेस्ट करने में। और फाइनली इन दोनों अजम्पशन से हमने प्रूव कर दिया कि x इज रिलेटेड टू z, सो रिलेशन R1 इज नॉन रिफ्लेक्सिव, नॉन सिमेट्रिक, बट ट्रांजिटिव। और मैंने बोला था कि सिमेट्रिक नहीं है तो एंटीसिमेट्रिक हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो ये केस एक अच्छा केस था जिसमें ये सिमेट्रिक नहीं है तो एंटी सिमेट्रिक था। कभी कभी सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक एक साथ हो जाते हैं ना, जैसे आइडेंटिटी रिलेशन इज सिमेट्रिक एज वेल एज एंटी सिमेट्रिक बोथ। तो ये पहला क्वेश्चन थॉरली अगर समझ में आ गया तो जस्ट लेट मी नो कि फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉपरली समझ में आ गया है। मतलब कैसे आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे ये समझ में आ गया।
जिसको नहीं समझ में आया बेटा चैट बॉक्स में फटाफट मेंशन करो कि क्या नहीं समझ में आया प्लीज, सो दैट without losing time we can just resolve your issue. अरे जल्दी बोलो भाई. This is not good. Then I can't help you. जब आप बताएंगे नहीं चीजों को, कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा क्या तुम्हें नहीं समझ में आया. माधव थोड़ा सा फास्ट रहा करो बेटा, इसमें टाइम किल होता है. लास्ट वाला पोर्शन मतलब क्या बताओ ना, मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर फिर से रिव्यू कर रहा हूँ, बताओ क्या नहीं समझ में आया लास्ट वाले पोर्शन में. ये यहां तक समझ में आया, ट्रांजिटिविटी की बात करो ना, लास्ट तो ट्रांजिटिविटी है. तो ये लिया, ये समझ में आया. y belongs to y divides x and z divides y, ये समझ में आया. जहां पर न समझ में आया वहां बोलना. y x में फैक्टर है तो y टाइम्स k1 x हो गया, और z y में फैक्टर है तो y z टाइम्स k2 हो गया. ये भी समझ में आ गया. अब यहां से जो y की वैल्यू है वो इसमें इसमें पुट कर दी, तो x आ गया, k1 k2 z आ गया. मतलब k1 और k2 इंटीजर है ना, तो k1 और k2 का प्रोडक्ट भी क्या है, एक इंटीजर है. तो अगर x इंटीजर टाइम्स z है, इसका मतलब z जो है वो x में फैक्टर हो गया, तो x इज डिविजिबल बाय z हो गया, तो z डिवाइड्स x समझ में आ गया. और z डिवाइड्स x का मतलब होता है क्या, कि z x is divisible by z, and if you say that x is divisible by z, तो by definition of relation क्या आया कि x is related to z. अभी समझ में आ गए कि ये ट्रांजिटिव हो गया. ओके आगे चलो जी, सेकेंड पार्ट पे जाओ फटाफट. सेकेंड थर्ड फोर्थ कैरी ऑन क्विक. फिर से मैं अभी कुछ क्वेश्चन मैं ऐसा करूंगा जो ऐसे वर्कआउट करके पूरा दिखाऊंगा, क्योंकि ये +2 में ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है. ऐसा क्वेश्चन तो आपको लिखना भी आना चाहिए इसका, है ना. सेकेंड क्वेश्चन बोलते हैं क्या, रिलेशन R2 फ्रॉम L to L. L is set of all lines in a given plane. Set of all lines in a given plane such that L1 related to L2 if L1 is parallel to L2. तो हम यहां लिख रहे हैं कि R एक रिलेशन है. इस क्वेश्चन में R हमारा एक रिलेशन है, और वो कहां से कहां डिफाइंड है, तो सेट L2 सेट L पर डिफाइंड है. L क्या है, L इज सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन. मान लो ये आपके स्क्रीन का ही प्लेन है, राइट. और फिर बोल रहे हैं कि L1, a line L1 is related to line L2 under this rule, this relation, if and only if L1 is parallel to L2. तो अगर दो लाइंस एक दूसरे से इस रिलेशन से कनेक्ट होंगी, कब, जब वो दोनों पैरेलल लाइंस होंगी. पैरेलल लाइंस का मतलब है उनके बीच एंगल क्या होगा, 0. ऐसे. तो अगर L1 L2 इस तरह से हैं तो दे विल बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ईच अदर. दिस इज L1 एंड दिस वन इज L2. अब हमें चाहिए रिफ्लेक्सिविटी. रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है या नहीं. तो रिफ्लेक्सिविटी आप बताओ है, L is related to L for all L belonging to capital L. Is it true? Is very true. Every line is parallel to itself. Each line is parallel to itself. तो इसलिए ये स्टेटमेंट होल्ड कर रहा है. रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया. अब आ जाओ सिमेट्री पे.
सिमेट्री में हम क्या करते हैं, let L1 is related to L2. L1 is related to L2. This implies what? Through the relation to L1 related to L2 का मतलब होता है कि L1 is parallel to L2. तो देखो, अगर L1 लाइन L2 लाइन के पैरेलल है, ये जो देख रहे हो आप, तो L2 पैरेलल टू L1 भी तो होगी। तो दिस implies L2 is parallel to L1, क्योंकि पैरेललिज्म म्यूचुअल होता है ना। अगर L1 L2 के बीच एंगल 180 या 0 है, तो L2 और L1 के बीच भी एंगल क्या हो गया, 180 या 0 हो गया। इसका मतलब है कि L2 रिलेटेड टू L1 एंड देयरफॉर सिमेट्रिक है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब आ जाओ ट्रांजिटिविटी पे। ट्रांजिटिविटी, एंटीसिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि L1 रिलेटेड टू L2 है और L2 रिलेटेड टू L1 है, तो जरूरी नहीं कि दोनों सेम लाइन हो, है ना। तो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करते हैं, तो ट्रांजिटिविटी के लिए हम मानते हैं लेट L1 रिलेटेड टू L2 एंड L2 रिलेटेड टू L3। तो हमने बोला कि दो तीन लाइंस लेते हैं, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन के पैरेलल है और सेकेंड लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट और थर्ड के बीच में क्या रिलेशन होगा, आप बता सकते हैं हमें, है ना। फर्स्ट सेकंड के पैरेलल है, सेकंड थर्ड के पैरेलल है, तो फर्स्ट थर्ड के पैरेलल होगी, पता ही है आपको। तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव तो हो रहा है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो तीनों प्रॉपर्टीज हैं इस रिलेशन में, दैट्स इट। तो लिख दिया L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3 implies L1 is parallel to L3, so it is transitive। तो सिमेट्री रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिविटी है, तो कैसा रिलेशन हो गया, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस। अब आ जाओ तीसरे पे, परपेंडिकुलरिटी। फटाफट आप आंसर करो, कैसा रिलेशन है। हाँ जी, तो जो तीसरा है वो है सिमिलर है, परपेंडिकुलरिटी की बात हो रही है अब ना। तो परपेंडिकुलरिटी की बात हो रही है, तो मैंने बोला कि तीसरे में लेट अस चेक, तरीके तो वही होंगे, प्रोसीजर वैसा ही होगा, सिर्फ रूल चेंज हो रहा है। पैरेललिज्म के बजाय आ गया परपेंडिकुलरिटी, तो मैं ये पैरेलल वाला केस हटा देता हूँ, यहाँ पर परपेंडिकुलर। तो L1 इज रिलेटेड टू L2 इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है जी, तो L1 परपेंडिकुलर टू L2 लेके चलो, टेस्ट करके बताओ फटाफट तीनों। जैसे मैंने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी टेस्ट करी, एग्जैक्टली इसी तरह से आप तीनों चीजें टेस्ट करके बताओ। आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। जयती ने बोला कि नॉट रिफ्लेक्सिव एज नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, ओनली सिमेट्रिक। गुड। तो L1 रिलेटेड टू L2 अगर लेते हैं मान लो, और L2 रिलेटेड टू L3, तो L1 रिलेटेड टू L3 हो ये जरूरी नहीं है। कैसे? क्योंकि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो L1 L3 पैरेलल भी हो सकते हैं।
तो एक पॉसिबिलिटी है, परपेंडिकुलर हो सकते हैं, ऑर्थोगोनल भी हो सकते हैं तीनों 3D में, बट प्लेन में कभी ऐसा नहीं होगा, पैरेललिज्म हो जाएगी। तो उसके बेसिस पर ये हो गया कि ये ट्रांजिटिव तो नहीं होगा, है ना, और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो अगर आप देखो तो क्या फाइनली क्या निकल के आ रहा है कि L1 related to L1 implies L1 is perpendicular to L1, which is false, so not reflexive, है ना, not reflexive आ गया। Similarly, let L1 related to L2 implies L1 is perpendicular to L2, so both the lines are like this, बीच में एंगल 90 है, ये मान लो L1 है और ये है L2। तो अगर L1 L2 के बीच एंगल 90 है तो डेफिनेटली L2 L1 के बीच भी एंगल वही है ना 90, क्योंकि एंगल हमेशा म्यूचुअली फॉर्म होता है दो लाइंस के बीच में। तो दिस implies L2 is perpendicular to L1, I can say, and therefore L2 is related to L1, तो ये सिमेट्रिक हो गया। और अगर मैं ले रहा हूं कि L1 is perpendicular to L2, L1 is related to L2 and L2 therefore related to L3, अगर ऐसा लेता हूं तो इसका मतलब सिचुएशन ज्योमेट्रिकली कुछ ऐसे हो रही है कि ये L1 है और उसके परपेंडिकुलर ये L2 है, और फिर L2 के परपेंडिकुलर अगर कोई तीसरी लाइन है तो वो डेफिनेटली L1 के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि हम एक प्लेन की लाइंस की बात करें, ये L1 है और ये L2 है और ये L3। तो this implies L1 is not related to L3 and so non-transitive, तो transitive नहीं है, तो only symmetric। तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा only symmetric हो गया। अब फोर्थ और फिफ्थ पार्ट क्विक जल्दी, अब तो आप डायरेक्ट फटाफट आंसर कर सकते हैं अपने आप। फोर्थ पार्ट में क्या रिलेशन है? फोर्थ पार्ट में रिलेशन है, रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर सेट टू अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट, क्या है, दैट a number A is related to B if A minus B is natural number, A related to B if and only if A minus B belongs to natural number। तो रिफ्लेक्सिव हो गया कि नहीं हुआ? Let A related to A implies A minus A, which is 0, belongs to natural number, false है statement, and therefore not reflexive। कोई भी एलिमेंट, नेचुरल नंबर का कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं, तो रिफ्लेक्सिविटी डिनाई हो गई। अब आ जाओ सिमेट्री पे, सिमेट्री है कि नहीं आप खुद ही बताओ। Let A related to B, this implies A minus B belongs to natural number, this implies B minus A, A माइनस बी अगर नेचुरल नंबर है तो नेगेटिव ऑफ A माइनस बी क्या हुआ? किसी भी नेचुरल नंबर का जो नेगेटिव है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, वो नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, and therefore B minus A does not belongs to natural number and therefore not reflexive, B is not related to A। A B से रिलेटेड है बट B A से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो नॉन सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिविटी टेस्ट कर लो, ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं, है ना। ट्रांजिटिविटी इस केस में क्या दिख रही है? इस केस में हम फर्स्ट थ्री केसेस तो पहले ही कर चुके हैं ना, हम लोग फोर्थ केस की बात कर रहे हैं, तो वी आर डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर केस। ये तो ट्रांजिटिविटी में क्या नजर आया, तो क्या करते हैं हम ट्रांजिटिविटी में, लेट x इज रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू z, ऐसे लेते हैं, एंड this implies x minus y is natural number and y minus z is natural number,
दो नेचुरल नंबर को ऐड कर दो तो x minus z is a natural number. Summation of two natural number is natural number, and this implies x is related to z. तो therefore transitive है. तो ये relation क्या देखा आपने, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, बट ट्रांजिटिव है. तो ओनली ट्रांजिटिव था ये. दिस वाज ओनली ट्रांजिटिव. ऐसे लास्ट की बात कर लो, लास्ट वन. तो लास्ट पार्ट का आंसर दो जरा. तो लास्ट पार्ट में क्या दिया, रिलेशन रियल टू रियल डिफाइंड है, सेट ऑफ रियल टू सेट ऑफ रियल डिफाइंड है, such that a related to b if a greater than equal to b. तो रिफ्लेक्सिव की बात करें अगर तो सही है, रिफ्लेक्सिव है. a is related to a for all a belongs to real number because a is greater than equal to a for all a belongs to real number. Every real number is greater or equal to itself. क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसके दो आउटकम्स होते हैं, a इज ग्रेटर देन a और a इज इक्वल टू a. जो a इज ग्रेटर देन a डेफिनेटली फॉल्स है, बट a इक्वल टू a ट्रू है. और स्टेटमेंट के बारे में आपको पता ही है कि और स्टेटमेंट इज ट्रू इफ एटलीस्ट वन इज ट्रू, सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड देयरफॉर रिफ्लेक्सिव है. अब सिमेट्री पे आ जाओ. सिमेट्री है कि नहीं है? सिमेट्री सिमेट्री के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट a related to b. This implies a is greater than equal to b. This implies b is less than or equal to a, and therefore b greater than or equal to a is false. क्यों? ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? तो हमने बोला ये स्टेटमेंट फॉल्स है. अब आप बोलोगे कि इसका मतलब है कि b इज नॉट रिलेटेड टू a. तो आप बोल सकते हो कि नहीं सर कुछ डाउट है. Then I'll say, listen, if a statement is mathematically false, then it must be false in at least one case. If I can furnish one counter example where the statement is denied, then the statement stands false. And if it is true, then I cannot do it by example. I have to prove it that it is true for all possible cases. So for truth, it has to stand true for all possible cases, and for falsity, it has to fail in one specific case at least. तो मैंने बोला कि ऐसे देखो, 4 is related to 2 because 4 is greater than or equal to 2. ये बात सही है ना, क्योंकि 4 is greater than 2, ये तो ट्रू है ना. although 4 is equal to 2 false है, but और स्टेटमेंट है, ग्रेटर देन और होता है, तो और स्टेटमेंट दोनों में से एक भी सही है तो सही माना जाता है. तो ये सही है, इसलिए और स्टेटमेंट हमारा सही हो गया. तो यहां तक बात समझ में आ रही है? अच्छी बात है. अब जरा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के बारे में सोचो. इसका मतलब होता है 2 इज ग्रेटर देन 4 और 2 इज इक्वल टू 4. 2 ग्रेटर देन 4 ये भी फॉल्स है, 2 इक्वल टू 4 ये भी फॉल्स है. और स्टेटमेंट ट्रू कब होगा? जब दोनों में से कम एक ट्रू है. जब दोनों फॉल्स है तो और स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया. देयरफॉर आपने क्या कंक्लूड किया कि 2 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 4. तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू के बजाय क्या होगा? नॉट ग्रेटर देन, अर्थात 2 इज नॉट रिलेटेड टू 4.
तो 4 2 से रिलेटेड है बट 2 4 से रिलेटेड नहीं है, ये हमने जस्टिफाई करके दिखाया और एक केस दिखा दिया, तो इसका मतलब है कि हमारा स्टेटमेंट सिमेट्रिक नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक टेस्ट हो गया, लास्टली ट्रांजिटिविटी की बात कर दो। तो आप तो वैसे पता ही है कि इनइक्वालिटीज ट्रांजिटिव होती है। a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b एंड b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। ये ट्रांजिटिविटी के लिए ऐसे दो केसेस लेते हैं, इजंट इट? अरे भाई आपने लिया ना कि a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू c, ऐसे लिया होगा ना। इसका मतलब यही होता है। इसका मतलब हो गया कि a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड b माइनस c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो नॉन नेगेटिव नंबर्स को ऐड करके a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज a माइनस c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। तो a b से रिलेटेड है एंड b c से रिलेटेड है, तो a c से रिलेटेड है, ये प्रूव हो गया। और ये प्रूव करने का मतलब है कि हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। तो क्या प्रूव हो गया कि अगर a b से रिलेटेड है एंड b c से रिलेटेड है तो a भी c से रिलेटेड होगा। तो ये रिलेशन हमारा क्या आ गया? रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं था, ट्रांजिटिव है। तो दिस वाज अ रिलेशन व्हिच वाज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो इनइक्वालिटी का जो रिलेशन होता है वो फाइनली आपने कंक्लूड किया कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली है, नॉट सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक नहीं है अगर, तो एंटी सिमेट्री भी टेस्ट करनी चाहिए। एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं? तो लेट ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए। What does that mean? This implies a is greater than equal to b and b is greater than equal to a. What does that mean? That means a is greater than b and b is greater than a is greater than b and b is equal to a is equal to b and b is greater than a, and a is equal to b and b is equal to a. These are the four combinations that will be formed because यहाँ पर two ways हैं, greater or equal, यहाँ पर भी two choices हैं, greater or equal, तो 2 into 2 4 cases बनेंगे। अब ये 4 cases को one by one observe करते हैं, right? तो पहला ये क्या है? false है। ये क्या है? अगर a b से बड़ा है तो a b के इक्वली false है, ये भी false है। बट लास्ट केस क्या है? लास्ट केस ट्रू है। इसका मतलब है कि चारों का आउटकम क्या आया? आउटकम ये आया कि a इज इक्वल टू बी आ गया, है ना? तो a इक्वल टू बी आ गया बेटा। इसका मतलब क्या हुआ? यहां लिख दिया मैंने a इक्वल टू बी। a इक्वल टू बी बोलते ही क्या आपने बोला, ये बताओ मुझे। दिस इंप्लाइज a इक्वल टू बी का मतलब हमने बोला कि इफ a रिलेटेड टू b and b related to a implies a and b must be equal। ये पहचान किसकी है? एंटी सिमेट्री की। सो रिलेशन R5 जो है इज एंटी सिमेट्रिक। तो ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है एंड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। तो these 5 example I have taken only to just make you understand that how does you test the reflexivity, how do you test symmetry, how you will test transitivity and anti-symmetry। ठीक है, अब इसके बाद में आपका काम स्टार्ट होता है। अब मैं वेट करूंगा, आप आंसर करेंगे। R is a relation on the set R, real set of real number, defined as a B belongs to R if 1 plus A product B is positive. Then show that this relation is reflexive, symmetric, but not transitive. तो आप इसका रिफ्लेक्सिविटी टेस्ट करिए, सिमेट्री टेस्ट करिए और ट्रांजिटिविटी टेस्ट करिए और वेरीफाई करिए फटाफट। यू आर गिवन 3 मिनट टाइम, 1 मिनट फॉर ईच टेस्ट। हालांकि ये अगर करेंगे तो 1 मिनट में हो जाएगा गारंटीड।
जहां पर जो पार्ट में इश्यू है इमीडिएटली लेट मी नो कि सर ये चीज नहीं प्रूव हो पा रही है। अब देखते हैं किसका इसका हो गया। चेक करते जाओ। मैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी टेस्ट करूंगा। तो रिफ्लेक्सिविटी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेट x is related to x for all x belongs to r। r रिलेशन है हमारा। रिलेशन r जो है वो कहां से कहां डिफाइंड है, तो इट इज गिवन दैट आवर रिलेशन r is defined from set of real number to set of real number। इस x और y अगर a b रिलेटेड टू r है तो a और b दोनों रियल नंबर्स होंगे। इनपुट भी रियल नंबर होगा और आउटपुट भी रियल नंबर होगा। ठीक है, ये इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे सारे। अब हमने बोला कि अगर x x से रिलेटेड है, दिस इंप्लाइज बाय डेफिनेशन 1 प्लस x into x x square is greater than 0, and which is true। because x square is greater than equal to 0 for all x belongs to real। कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है। तो एक नॉन नेगेटिव नंबर में जब आप 1 ऐड करते हैं
तो ये पॉजिटिव होगा एंड देयरफॉर स्टेटमेंट स्टैंड्स वैलिड एंड देयरफॉर रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो क्लियर दिख रहा है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब आ जाओ हम सिमेट्री पे आ जाते हैं। सिमेट्री पे, सिमेट्री, सिमेट्री क्या है? सिमेट्री टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सिमेट्री के लिए मैंने आपको बताया था कि हम एज्यूम करते हैं कि x रिलेटेड टू y, एक ऑर्डर पेयर लेते हैं x रिलेटेड टू y, ऐसे एज्यूम करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि 1 प्लस x प्रोडक्ट y इज पॉजिटिव। अगर नहीं किया तो इसका मतलब ये हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 प्लस y प्रोडक्ट x इज पॉजिटिव, क्योंकि x और y और x का प्रोडक्ट सेम होता है। सिंस x y इक्वल टू yx कम्यूटेटिव लॉ है जो होल्ड करता है रियल नंबर्स के लिए, and this implies y is related to x, and this implies the relation R is symmetric as well. तो अगर x y से रिलेटेड है तो y x से रिलेटेड होगा। ये प्रूफ करने का मतलब है कि हमने इसको सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया। अब लास्टली आते हैं ट्रांजिटिविटी, है ना? ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी ही थोड़ा सा चैलेंजिंग होती है। तो ट्रांजिटिविटी किसका किसका प्रूव हो गया था, मैं जानना चाहूंगा आपसे। रिफ्लेक्सिविटी सबका हो गया होगा, सिमेट्री सबका हो गया, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट, बट ट्रांजिटिविटी कितने लोगों का हो गया था? जरा मुझे बताओ, कितने लोगों ने ट्रांजिटिव प्रूफ कर लिया था? ट्रांजिटिव हो गया था, देखा? सिर्फ 30% बच्चों ने बोला कि मेरा ट्रांजिटिविटी प्रूव हुआ था। बहुत सारे लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, वो जैसे क्लास में भी नहीं बोलते हैं, यहां भी नहीं बोलते हैं। 40% का हुआ था और 30% का नहीं हुआ था, और पता नहीं 25% लोग जो हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इस पे, आई डोंट अंडरस्टैंड। बट फिर भी ट्रांजिटिविटी देखते हैं कि क्या ट्रांजिटिविटी, मैंने बताया था ना कैसे बिगिन करते हैं, ये तो क्लियर है ना आपको? बिगिन कैसे करते हैं बेटा? तो ट्रांजिटिविटी बिगिन करते हैं दो ऑर्डर्ड पेयर लेकर के। तो लेट 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 अस assume x is related to y and y is related to z। दो ऑर्डर्ड पेयर जिसमें एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट से मैच करता हो, ठीक है? फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका मीनिंग लिखते हैं बाय डेफिनेशन। पहला फर्स्ट स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ, x रिलेटेड टू y का मीनिंग क्या हुआ? 1 प्लस x प्रोडक्ट y इज पॉजिटिव, एंड y रिलेटेड टू z का मतलब क्या हो? 1 प्लस y प्रोडक्ट z इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब देखो मैंने आपको बताया, रादर ये बोलो कि मैं आपसे अभी एक बात बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो इस समय। पुट योर पेन डाउन एंड लिसन टू मी केयरफुली। डिफाइन करते समय भी, जब ट्रांजिटिविटी डिफाइन करी थी, तो मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिटिविटी जो है वो बहुत ही रेयर फिनोमेना है, हमेशा नहीं होती है। तो मोस्टली नॉन ट्रांजिटिविटी होती है रिलेशंस में। तो ट्रांजिटिविटी के लिए, की टेस्ट के लिए, पहले आप नॉन ट्रांजिटिव तो नहीं है ऐसा सस्पेक्टेड मोड में रहेंगे, ठीक है? मतलब सबसे पहले जब भी आपको ट्रांजिटिव टेस्ट का कोई सिचुएशन आए तो आप पहले उसमें कुछ एग्जांपल्स काउंटर करने, अपना दिमाग लगाओ काउंटर एग्जांपल की तरफ, कि कहीं ये नॉन ट्रांजिटिव तो नहीं है, तो कुछ केसेस सोचो। जब आप थोड़ा देर तक उस पर थॉट देंगे और ट्रांजिटिविटी का वायलेशन नहीं होगा, डिनायल नहीं हो पाएगा, तो आपको लगेगा कि नहीं ये ट्रांजिटिव है, तब आप उसका ट्रांजिटिव करो, क्योंकि मोस्टली ट्रांजिटिव नॉन ट्रांजिटिव आ जाएगा। तो पहले डिनायल मोड में रहेंगे, और जब डिनायल नहीं कर पाएंगे ना, तो उसका प्रूफ करने की कोशिश करो। ये जनरल में मुझे ऐसे करने पे ज्यादा सक्सेसफुल अटेम्प्ट होता है हमेशा। बट
अगर आप मान लो कि प्रूव करने के डायरेक्शन में भी चल पड़े तो भी इंटरमीडिएट स्टेप पर दिमाग पे रहना चाहिए कहीं ये नॉन ट्रांजिटिव तो नहीं है। जैसे मान लो मैंने तो प्रूव करने के स्टार्ट किया, तो हम फर्स्ट स्टेप से सेकंड पे गए, सेकंड के बाद अब यहाँ देख रहे हैं, तो अब मैं क्या देखूंगा कि क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों बातें होल्ड करें, बट 1 प्लस एक्स जेड जो है, 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ एक्स जेड, ये पॉजिटिव ना हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो उस मोड में अगर मैं सोचूंगा तो बेटा मुझे एक बात क्लियर नजर आएगी कि एक्स जेड जो है और यहां पर वाई जेड, दोनों में वाई कॉमन है ना, वाई दोनों में एज अ फैक्टर है। अच्छा, अगर ये जो मार्क्ड है एक्स जेड एंड वाई जेड, अगर ये दोनों जीरो हो जाए, इवन देन ये दोनों स्टेटमेंट होल्ड करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं y जीरो कर देता हूं, फॉर इंस्टेंस अगर मैं y को जीरो ले लेता हूं, तो ये भी होल्ड करेगा और ये भी होल्ड करेगा। और हम बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव होने के लिए हमें किसका नेचर देखना है? 1 प्लस एक्स प्रोडक्ट जेड का नेचर देखना है। तो इसमें तो y है ही नहीं, तो y के जीरो होने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस पे? एक्स जेड के प्रोडक्ट पर कोई इंफ्लुएंस नहीं आएगा। अब मैं x और z डिजायरेबली चूज कर सकता हूं सो दैट ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई विश टू से? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैंने बोला इफ y is zero, if y is zero, the preceding two statements hold good. ये स्टेटमेंट भी होल्ड कर रहा है और ये स्टेटमेंट भी होल्ड कर रहा है। y जीरो होने पर ये एक्सप्रेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x और z की वैल्यू में कुछ भी लूं, ले सकता हूं। तो हमने बोला 1 प्लस एक्स जेड इज नॉट नेसेसरली ग्रेटर देन जीरो। अब आप बोलोगे सर कैसे? मैं बोलूंगा फॉर इंस्टेंस y को मैंने जीरो रखना है, तो मैंने बोला कि 2 रिलेटेड टू जीरो, ट्रू और फॉल्स, तो आप बोलोगे ये बात सही है। एंड 0 इज रिलेटेड टू -3, आप बोलोगे ये बात भी सही है। ये दोनों सही है, बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू। क्यों? क्योंकि 1 प्लस 2 इंटू जीरो 1 आता है जो कि पॉजिटिव है, और 1 प्लस 0 इंटू -3 ये भी 1 आता है जो कि पॉजिटिव है। बट 2 0 से रिलेटेड है, 0 -3 से रिलेटेड है, बट 2 इज नॉट रिलेटेड टू -3, बिकॉज 1 प्लस 2 इंटू -3 करते हैं तो ये प्रोडक्ट -5 आता है जो कि पॉजिटिव नहीं है। तो आ गया क्या? नॉन ट्रांजिटिव आ गया, नॉन ट्रांजिटिव। क्या आया? 2 रिलेटेड टू 0 एंड 0 रिलेटेड टू -3, बट 2 इज नॉट रिलेटेड टू -3, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। So if you go by my suggestions, for the test of transitivity you shall always be in a denial mode. अगर आप डिनायल मोड में रहोगे बेटा तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप सक्सेसफुली प्रूफ भी सक्सेसफुली कर पाओगे और डिसप्रूफ भी सक्सेसफुली कर पाओगे। कि ट्रांजिटिव प्रूफ करने जा रहे हैं लेकिन नॉन ट्रांजिटिव हो सकता है, इस पर ज्यादा ध्यान रहे, है ना। और ट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव है इसका डिनायल करने जा रहे हैं तो भी हम काउंटर एग्जाम्पल या नॉन ट्रांजिटिव वाले मोड पे रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी का टेस्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। सबको क्लियर है? सबको समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया या नहीं? जल्दी बताओ, टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? स्पेशली ट्रांजिटिविटी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो।
आई एम मोर कंसर्न अबाउट जिसको नहीं समझ में आया बेटा, जल्दबाजी नहीं है, बट मुझे बता दो अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आई विल रिपीट, नहीं तो फिर अगले क्वेश्चन पे चलो। वैसे मोर देन 95% लोग बोल रहे हैं समझ में आ गया। चलो जी फटाफट टेस्ट करो, ये 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट का टेस्ट कंप्लीट करो। फर्स्ट पार्ट बोला गया रिलेशन R1 ऑन जेड। मैंने आपको बताया था ना रिलेशन ऑन अ सेट का मतलब क्या होता है, मैंने बोला था रिलेशन R ऑन जेड का मतलब होता है इट इज फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर जेड टू सेट ऑफ इंटीजर जेड such that B is related to A, B is related to A if and only if A minus B, B minus A is less than equal to 5, B minus A mod is less than equal to 5, or A minus B mod is less than equal to 5. If you recall हमने बताया था कि A minus B का mod क्या होता है, तो mod of A minus B represents the distance between A and B on number line. It is distance between the real number A and B on number line. तो कोई भी दो नंबर का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, मतलब अगर दो दो रियल नंबर ले लो तो उनका जो डिफरेंस होता है वो नंबर लाइन पर उन दोनों नंबर के बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये आप कभी भी वेरीफाई करके देख सकते हो। ये जो सेपरेशन है दोनों के बीच का वही होता है मॉड ऑफ ए माइनस बी, और वही होता है मॉड ऑफ बी माइनस ए, क्योंकि ए और बी का जो सेपरेशन है वही बी और ए का सेपरेशन होगा। कीपिंग दैट इन माइंड। रिफ्लेक्सिविटी की बात की आपने, रिफ्लेक्सिव तो है, क्लियर दिख रहा है। A is related to A for all A belongs to integer. A minus A mod is 0 which is less than equal to 5 and thus reflexive। मतलब क्या है, ये ऐसा रिलेशन है जिससे वो दो इंटीजर रिलेटेड होंगे जिनके बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट से कम हो या इक्वल हो। If two integers are separated less or equal to 5 unit distance, then they will be related through this rule, this relation। तो बोल रहे हैं कैन एन इंटीजर बी रिलेटेड टू इटसेल्फ? यस, किसी भी इंटीजर का उसी से सेपरेशन क्या होता है, 0, और 0 लेस देन इक्वल टू 5 है तो एवरी इंटीजर इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। एवरी इंटीजर इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, सेल्फ रिलेटेड। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आ जाते हैं सिमेट्री पे, सिमेट्री है कि नहीं। सिमेट्री क्या बोला, सिमेट्री पे आपने, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? तो उसके लिए हम लेट ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज बोलते जाओ। इसका मतलब है कि a माइनस बी का मॉड 5 यूनिट से लेस है या इक्वल है।
इसका मतलब है कि b माइनस a का जो मॉड है वो भी लेस देन इक्वल टू 5 है, क्योंकि मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ y माइनस एक्स। एंड इसका मतलब है कि b इज ऑल्सो रिलेटेड टू a। दिस इंप्लाइज r इज सिमेट्रिक। मतलब अगर a b से 5 या लेस यूनिट से सेपरेटेड है तो b a से भी 5 या लेस यूनिट से ही सेपरेटेड होगा, क्योंकि सेपरेशन ऑफ a फ्रॉम b इज सेम एज सेपरेशन ऑफ b फ्रॉम a, एंड देयरफॉर सिमेट्री भी जस्टिफाई हो गई। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। अब रह जाता है क्या टेस्ट करना, ट्रांजिटिव। कितने लोगों ने ट्रांजिटिव टेस्ट किया भाई, बता दो जरा मुझे, ट्रांजिटिविटी का टेस्ट किसका इसका हो गया? ट्रांजिटिविटी ही है जो थोड़ी सी चैलेंजिंग है। आप हमेशा जब करोगे ना तो आपको यही समझ में आएगा कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसका टेस्ट। ट्रांजिटिविटी हर केस में रिलेटिवली चैलेंजिंग होती है। तो ट्रांजिटिव है कि नहीं है ये रिलेशन, ट्रांजिटिव है कि नहीं है? आंसर माय क्वेश्चन। ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये आंसर करना है आपको। अंकित ने बोला है, ईशा ने बोला नहीं है, गुड, वेल डन ईशा। साक्षी ने बोला नहीं है, वेल डन। अभी ने बोला नहीं है, वेल डन बेटा, वेल डन। निधि ने भी बोला नहीं है, वेल डन। और भाई, और खुशी ने भी बोला नहीं है, वेल डन। तो जिन्होंने बोला नहीं है वो ऐसे 5 नहीं, इनफैक्ट 30% बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव है, और 70% बच्चे बोल रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो मेजॉरिटी बोल रही है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, और ये बात सच भी है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब जिसने सोचा ये ट्रांजिटिव है, कहीं ना कहीं बेटा अभी आप समझ नहीं पा रहे हो, इसको फिर से देखो, एक बार फिर से समझो जो मैं बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं मैं? ट्रांजिटिव के लिए हम 2 एलिमेंट लेके चलते हैं, 2 ऑर्डर्ड पेयर है ना। तो लेट ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, ऐसे लेके चलते हैं, लेट करते हैं। एजम्पशन वाला तो कर ही लो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है मैथमेटिकली कि a माइनस बी का जो मॉड है लेस देन इक्वल टू 5 है, एंड b माइनस सी का मॉड लेस देन इक्वल टू 5 है। बट इसका मीनिंग जो लिटरल है वो मैं समझा रहा हूं कि ज्योमेट्रिकली सोचोगे तो आसानी से पकड़ में आ जाएगा। क्या कि नंबर लाइन पर a और b के बीच का सेपरेशन जो है वो 5 यूनिट या उससे कम है ना, नंबर लाइन पर। और बी और सी के बीच का सेपरेशन भी 5 या उससे लेस है। तो मैंने बोला कि मान लो ये ए है, और मान लो ये बी है, और मान लो ये सी है। तो ये जो डिस्टेंस है ये लेस देन इक्वल टू 5 है, और ये जो सेपरेशन है ये भी लेस देन इक्वल टू 5 है। तो क्या ये जरूरी है कि ए एंड सी के बीच का सेपरेशन भी लेस देन इक्वल टू 5 हो? भाई मान लो कि ये सेपरेशन 3 यूनिट है, मान लो ये 4 यूनिट है, तो ए और बी के बीच, ए और बी का डिफरेंस का मॉड 3 है, और बी सी के डिफरेंस का मॉड जो है 4 है। तो ए सी के डिफरेंस का मॉड तो क्लियर दिख रहा है 7 हो सकता है। तो डिनायल मेरे को दिख रहा है ना। अब इस बात को जस्टिफाई करना है मुझे कि दिख रहा है तो सबको दिखा दूं मैं। तो सबको दिखाने के लिए आई विल टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल कैसे ले रहा हूं देखो ध्यान से। मैंने बोला लेट a is equal to 1, b is equal to 4 and c is equal to 8। अब जरा चेक करो, इसी जो मैंने विजुअलाइज किया ना ज्योमेट्रिकली उसी को मैं लिख रहा हूं, है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, कैन आई से दैट 1 is related to 4, 1 is related to 4 is true?
बिकॉज 1 माइनस 4 का मॉड जो है वो 3 होता है, विच इज लेस देन इक्वल टू 5. 4 is related to 8 is also true because 4 minus 8 का जो mod होता है ये 4 होता है, which is also less than equal to 5. But 1 is not related to 8 because mod of 1 minus 8 is actually 7, which is not less than 5. तो हमने ये बोला कि 1 4 से रिलेटेड है और 4 फर्दर 8 से भी रिलेटेड है. 1 is related to 4 and 4 is further related to 8, but 1 is not related to 8. 1 is not related to 8. तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, नॉन ट्रांजिटिव है. नॉन ट्रांजिटिव तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है. कोई बोले एंटी सिमेट्रिक तो नहीं है, क्योंकि ए अगर बी से रिलेटेड है एंड बी ए से रिलेटेड, जैसे 1 रिलेटेड टू 4 है तो 4 रिलेटेड टू 1 होगा, बट 1 और 4 इक्वल नहीं है, तो ये एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है, ओनली सिमेट्रिक है. तो इसमें सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिविटी है, ट्रांजिटिविटी डिनाइड है. अभी सबको समझ में आ गया कि नहीं? जस्ट फटाफट मुझे लेट मी नो कि अभी ये समझ में आ गया कि नहीं, कि अभी भी डाउट है आपको. दमन, दमन बेटा तुम्हें कोई डाउट है क्या? अभी भी कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से, क्विक. ओके, खुशी, इज इट क्लियर नाउ? वैसे तुमने पहले ही बोला था जो है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो आई थिंक तुम्हें तो कोई डाउट था नहीं पहले से ही. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. का हो गया है तो आप दूसरे क्वेश्चन करते रहे, इसलिए मैंने दो दो तीन तीन क्वेश्चन एक साथ में रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, सो दैट आप इंगेज रहें, आप क्वेश्चंस करते रहें. बाकी लोगों के लिए अगर मैं डाउट क्लियर कर रहा हूं या रिवाइज कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कोई चीज को, तो आप मत रुको, यू कैरी ऑन. सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन कितने लोगों का हो गया? थर्ड का सेकेंड पार्ट कितने बच्चों का हो गया है? ठीक है, कुछ बच्चों का हो गया है. जिनका हो गया वो फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट करो बेटा. सेकंड हो गया, थर्ड करो. जिसका नहीं हुआ कर लो. आई गिव यू टाइम, 1 मिनट तो कम से कम मैं दे ही रहा हूं फर्दर अभी भी. जिस टॉपिक पे अभी हम काम कर रहे हैं ना, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ फंक्शंस, राइट? एंड फंक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ कैलकुलस. तो बेटा अगर ये फंक्शन वाला टॉपिक जो है ना, जो इस ये और इसके बाद वाला जो टॉपिक है, अगर ये आपने पेशेंस से और दिल लगा के कर लिया, तो आई कैन गारंटी कि पूरे +2 में आपको कहीं ट्रबल नहीं आने दूंगा. मतलब +2 पर आप कमांड करेंगे, रूल करेंगे आप +2 पर, अगर आपने फंक्शन अच्छे से किया. और ये भी मैं बता दूं कि फंक्शन खत्म होते होते आपको पूरी कैलकुलस सीख जाओगे, बेसिक लेवल की, मतलब स्कूल लेवल की कैलकुलस फंक्शन खत्म होते होते आप पूरा करने लगोगे अपने आप. लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी को छोड़ करके, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सारी बातें अपने आप करने लगेंगे फंक्शन खत्म होते होते, डिफरेंशियल कैलकुलस पूरी. तो इट इज गोइंग टू टेक यू ऑन द लेवल नेक्स्ट, अगर आपने ढंग से किया तो. और नहीं ढंग से करेंगे तो कहां कहां पर ट्रबल आएगी वो भी मैं पहले से बता दे रहा हूं. अगर आपने फंक्शन अच्छे से नहीं किया तो आईटीएफ नहीं होगा. अगर फंक्शन अच्छे से नहीं किया तो
कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में भी हियर एंड देयर ट्रबल आएगी। अगर फंक्शन अच्छे से नहीं किया तो डेफिनेट इंटीग्रल और एरिया एनक्लोज बाय कर्व, ये दोनों टॉपिक आपके बहुत ट्रबल करेंगे। तो 50% से 60% जो +2 का पार्ट है वो अच्छे लेवल तक आप नहीं कर पाएंगे अगर फंक्शन अच्छे से नहीं किया तो। इसलिए फंक्शन के टॉपिक पर आपको खूब दिल लगा के काम करना है, खूब क्वेश्चंस करने हैं, और कॉन्सेप्चुअल है इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना। आ जाते हैं जी सेकंड पार्ट पे। अब तक कर लिया होगा लोगों ने सेकंड पार्ट पे। रिलेशन क्या है? तो हमारा रिलेशन जो है ऑन क्यू है, मतलब सेट ऑफ रैशनल से सेट ऑफ रैशनल पे डिफाइंड है। रैशनल सेट से रैशनल सेट पे, क्यू इज सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल वो नंबर होती हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म की होती हैं, p एंड q इंटीजर, q नॉट 0। अब बोल रहे हैं क्या? b related to a, b is related to a if and only if b product a is equal to 9। ठीक है, हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिविटी की। वैसे देखते ही मुझे पता चल गया कि ये सिमेट्रिक तो होगा, क्योंकि अगर a और b का प्रोडक्ट 9 होगा तो b और a का प्रोडक्ट भी 9 होगा, तो b रिलेटेड टू a इंप्लाइज a रिलेटेड टू b, तो सिमेट्री तो मुझे डायरेक्ट दिख रही है। तो मैं सीधे बोलूंगा कि if b related to a implies ba equal to 9 implies ab equal to 9 implies a related to b and therefore symmetric। तो सिमेट्रिक हमें डायरेक्ट हो गया, खत्म। अब आती बात रिफ्लेक्सिविटी की। रिफ्लेक्सिविटी लेंगे लेट a related to a, यही करते हैं ना। a is related to a for all a belongs to first set, and first set here is fortunately the set of rationals। a related to a का मतलब होता है a और a का प्रोडक्ट जो है वो a into a is rational is equal to 9। This implies a square is equal to 9 for all a belongs to rational। और ये बात गलत है। क्या हर एक रैशनल नंबर का स्क्वायर 9 होता है? नहीं होता है ऐसा, तो विच इज फॉल्स। इट इज ट्रू ओनली फॉर टू रैशनल नंबर्स। -3 और +3 ये दो रैशनल नंबर को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा किसी भी नंबर का स्क्वायर 9 नहीं होता है। और हम बोल रहे हैं कि हर एक रैशनल नंबर के लिए a स्क्वायर 9 होगा, तो ये गलत है। तो इसका मतलब है कि नॉट रिफ्लेक्सिव। सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिविटी पे, है ना। ट्रांजिटिविटी टेस्ट करने के लिए मैंने आपको सिखाया है कि आप सस्पिशन मोड पे रहो, है ना। अगर a और b का प्रोडक्ट 9 है, जैसे कि 2 is related to 9/2 and 9/2 is related to 2, but 2 is not related to 2। बात समझ में आई? a नंबर b से रिलेटेड है और b नंबर c से रिलेटेड है, बट a c से रिलेटेड नहीं है। तो ये वाला सही है और ये वाला भी सही है, बट ये हो गया, इसका मतलब क्या है? नॉन ट्रांजिटिव है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक था, ट्रांजिटिव नहीं थी। इट इज ओनली सिमेट्रिक, तो ये वाला ओनली सिमेट्रिक है। ये रिफ्लेक्सिव था एंड ट्रांजिटिव था। रिफ्लेक्सिव था और सिमेट्रिक था, ट्रांजिटिव नहीं था। लास्ट, तो लास्ट केस पे चले जाओ। लास्ट केस पे क्या दिया हुआ है? A relation R3 on set of real number
defined as b comma a belongs to R3 if this is true. B is related to A if and only if a square minus 5ab plus 4b square 0. और रिलेशन हमारा है कहां से कहां तक? सेट ऑफ रियल से सेट ऑफ रियल पर. रिफ्लेक्सिविटी, अब ये तो परमानेंट है कि ये 3 टेस्ट करना ही आपको. तो रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी, ये तीनों बातें होंगी. रिफ्लेक्सिविटी के लिए इफ a इज रिलेटेड टू a, check whether it is true or not. तो आया a square minus 5a square plus 4a square is equal to 0 for all a belongs to real number. True है. तो a is related to a, true है. तो रिफ्लेक्सिव तो है जी, ये रिफ्लेक्सिव है. सिमेट्री, let a is related to b, this implies b square minus 5ab plus 4a square 0. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि b माइनस a इंटू बी माइनस 4a इक्वल टू 0. इसका मतलब होता है कि b इक्वल टू a और b इक्वल टू 4a. अब यहां पर हमने लिया है कि ba बिलोंग्स टू r. ba बिलोंग्स टू r implies ab belongs to r, सॉरी ab belongs to r लिया हमने. उसका मतलब क्या है ये हमने कंक्लूड किया मैथमेटिकली कि अगर ab r रिलेशन में है, ab रिलेशन r में है, तो या तो a और b इक्वल होगा या तो 4a b के इक्वल होगा. अच्छा, a इक्वल टू b होने में तो ये रिफ्लेक्सिविटी वाला केस आ गया. 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू 3. ये बात तो सही है, बट ये है, इसको ध्यान से देखो. इससे क्या आया कि 1 इज 4 इज रिलेटेड टू 1, 4 इज रिलेटेड टू 1 इज ट्रू. 4 1 से रिलेटेड है, ये ट्रू है. चेक करके देख भी लो. a रिलेटेड टू b का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 4a स्क्वायर 0. तो a को 4 ले लो और b को 1 ले लो. इज इट ट्रू? 16 माइनस प्लस, जल्दी बोलो, 16 माइनस 20 प्लस 4. a के जगह पर 4 लिया और b के जगह पर 1 लिया. तो क्या आया? ट्रू है, बट 1 इज नॉट रिलेटेड टू 4. 4 is related to 1 but 1 is not related to 4, और वाइस वर्सा. तो दोनों एक साथ नहीं ट्रू होंगे, ये तो क्लियर दिख रहा है. तो अगर 4 1 से रिलेटेड है तो 1 4 से रिलेटेड नहीं होगा, ये आप चेक कर सकते हो क्लियर कट इस रिलेशन से. तो सिमेट्री नहीं है जी, तो सिमेट्रिक तो नहीं है. ऐसे ही ट्रांजिटिविटी भी टेस्ट कर लो. ट्रांजिटिव है कि नहीं ये टेस्ट कर लो.
उसके लिए एक काउंटर एग्जांपल वहां भी देख लो। 4 1 से रिलेटेड है, ले लिया हमने, एंड 1 का के साथ, जैसे ये वाला देखो, इसको फर्स्ट वाले को छोड़ दो, 1 1 से रिलेटेड है, ये भी ले सकते हो। तो 4 1 से है, 1 1 से है, तो 4 1 से होगा, तो यहां तो ट्रांजिशन हो जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव के साथ में ट्रांजिशन तो हमेशा ही हो जाएगा। अब 1 किसी और से रिलेट हो सकता है, यहां से देखो 4 1 से रिलेटेड है और 1 16 से रिलेटेड है कि नहीं, या 1 1 बाई 4 से रिलेटेड है कि नहीं। क्योंकि देखो इस रिलेशन में एक बात तो क्लियर है कि ए रिलेटेड टू बी, देखो ए रिलेटेड टू बी का मतलब है कि या तो ए इक्वल टू बी होगा, या 4 टाइम्स ए इक्वल टू बी होगा। भाई यहां देखो ना, बी रिलेटेड टू ए का क्या मतलब है, इसका फैक्टर लोगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू ए माइनस 4b, यही तो आएगा ना। तो अगर बी ए से रिलेटेड है, तो या तो बी और ए इक्वल है, और या तो 4 टाइम्स बी ए के इक्वल। अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट का 4 टाइम्स वाई कोऑर्डिनेट होना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा इसको हम चेंज कर दें, यहाँ भी इसका मतलब लिखने में थोड़ा सा इशू है, ये 1 रिलेटेड टू 4 बोलना चाहिए हमें, 1 related to 4 and 4 is not related to 1, ये लिखना चाहिए था हमें, 1 related to 4 and 4 is not related to 1। अच्छा, यहां पर मैंने बोला कि अगर ए बी से रिलेटेड है, अगर अगर बी ए से रिलेटेड है, तो बी का 4 टाइम्स, एक्स कोऑर्डिनेट का 4 टाइम्स वाई कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो मैंने बोला कि 1 इज रिलेटेड टू 4 एंड 4 इज रिलेटेड टू 16, है ना। एक्स का 4 टाइम्स वाई है, और यहां भी x का 4 टाइम्स वाई है, बट 1 इज नॉट रिलेटेड टू 16, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो नॉन ट्रांजिटिव है। तो ये क्या क्या आया आपने बोला, आपने बताया कि ये था, रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं था, क्योंकि 1 4 से रिलेटेड है बट 4 1 से रिलेटेड नहीं है, 4 1 से रिलेटेड नहीं है, 1 रिलेटेड टू 4 था बट 4 1 से रिलेटेड नहीं था। ये था पूरा कि 1 कॉमा 4 बिलोंग्स टू आर, बट 4 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर था। तो सिमेट्रिक नहीं था, ट्रांजिटिव आपने देखा, दिखा दिया कि 1 4 से रिलेटेड है और 4 16 से रिलेटेड है, बट 1 16 से रिलेटेड नहीं। क्यों, 1 का 4 टाइम 4 है, 4 का 4 टाइम 16 है, बट 1 का 4 टाइम 16 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो नॉन ट्रांजिटिव हो गया। तो ट्रांजिटिविटी के लिए आपको हमेशा थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, और ये जो इंटरप्रिटेशन है ना, वो थोड़ा ठीक से लिखना पड़ेगा। थोड़ी सी अगर गलती करेंगे तो मिस इंटरप्रिटेशन भी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन,
सो कैपिटल आर जो सेट है, बिकॉज आर इज अ रिलेशन ऑन n क्रॉस n, तो आर का डोमेन सेट क्या है, फर्स्ट सेट क्या और सेकंड सेट क्या है? नो रिप्लाई फ्रॉम योर साइड. आर ऑन एक्स का मतलब क्या होता है? फ्रॉम एक्स टू एक्स. तो ये n क्रॉस n टू n क्रॉस n डिफाइंड है. Am I audible? तो भाई थोड़ा रिप्लाई कर दिया करो, तुम लोग तो बिल्कुल एकदम साइलेंट हो जाते हो जी. n क्रॉस n से n क्रॉस n पे डिफाइंड है. गलत लिखूंगा तो भी आप चुपचाप बैठे रहोगे, ठीक है? n क्रॉस n टू n क्रॉस n डिफाइंड है यार, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि इनपुट भी ऑर्डर्ड पेयर है और आउटपुट भी ऑर्डर्ड पेयर है. यहां दिख भी रहा है कि a कॉमा b एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट नेचुरल नंबर है. इज रिलेटेड टू c कॉमा d कब? इफ एंड ओनली इफ ad प्रोडक्ट ऑफ द फारदेस्ट कोऑर्डिनेट, a का d से प्रोडक्ट इज इक्वल टू bc. नो, ad into, sorry, ad product of the farthest into summation of the other two coordinate b plus c is equal to product of the bc into summation of the farthest. अगर ये रिलेशन होल्ड करता है तो हम बोलते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेटेड टू सी डी है. मतलब ये रिलेशन दो पॉइंट्स को रिलेट करने का एक रूल प्रोवाइड कर रहा है. क्या? कि दो पॉइंट को हम रिलेटेड कब बोलेंगे? जब फर्स्ट का x कोऑर्डिनेट इनटू सेकंड का y कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट का y कोऑर्डिनेट इनटू प्लस सेकंड का x कोऑर्डिनेट is equal to product of the y coordinate of the first with x of the second times summation of the x of the first and y of the second. अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि दोनों पॉइंट्स रिलेटेड हैं. अब हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिविटी, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं. तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए बेटा क्या करते हैं? तो लेट बोलो a is related to a, ऐसे ऐसे करते हैं? नो, because the rule, the relation defined here relates to point. So I have to take a point and self related with the same point. तो हम बोलेंगे let a related to b, ab related to ab. This implies extreme का प्रोडक्ट ab into other coordinates का sum b plus a is equal to ba into a plus b, and which is true क्योंकि commutative law of real number, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ रियल नंबर बोलता है कि ए बी इक्वल टू बी एन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए. तो नेचुरल नंबर भी रियल नंबर्स हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि कम्यूटेटिव लॉ का रेफरेंस देते हुए आप बोलेंगे ये बात सही है. सही है मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. अब आ जाओ सिमेट्री की बात करो. सिमेट्री, सिमेट्री में क्या होता है? तो सिमेट्री में हम एज्यूम करके चलते हैं एक x related to y, मतलब AB related to CD. AB पर let us assume that the point AB is related to point CD. इस assumption का मीनिंग क्या है? तो मीनिंग है A multiplied by D
टाइम्स AD टाइम्स B प्लस C इज इक्वल टू BC टाइम्स A प्लस D। अगर ये इससे रिलेटेड है तो सिमेट्री बोलती है कि कन्वर्स भी ट्रू होना चाहिए, कि CD AB से रिलेटेड होना चाहिए। तो आप रफ में करके देख लो कि हमें क्या प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है कि CD रिलेटेड टू AB। ये प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना है कि एक्सट्रीम का प्रोडक्ट CB इंटू D प्लस A इज इक्वल टू DA इंटू C प्लस B। ये प्रूफ करना। तो जो प्रूफ करना है वो आपके सामने है, जो गिवन है वो आपको सामने है। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो प्रूव हो ही गया है ना। तो हमने यहां से ऐसे लिखा, क्या लिखा, BC इंटू A प्लस डी, RHS को LHS पे लाए, इज इक्वल टू AD इंटू B प्लस C। होल्ड कर रहा है। फिर BC को लिख दो CB और A प्लस डी को लिख दो D प्लस A, कम्यूटेटिव लॉ। और यहां पर लिख दो DA और B प्लस C को C प्लस B। एंड देयरफॉर CB मतलब CD इज रिलेटेड टू AB। ये जो हमने करके देखा था ये सिर्फ अपने समझने के लिए कि हमें क्या प्रूफ करना है, कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो उसको लिखना नहीं होता है। तो आ गया क्या कि हम चले कहां से थे, तो AB रिलेटेड टू CD से स्टार्ट किया था और कहाँ एंड किया, CD रिलेटेड टू AB। मतलब अगर पॉइंट A B पॉइंट से रिलेटेड है तो पॉइंट B A से रिलेटेड होगा वाया दिस रिलेशन, देयरफॉर रिलेशन R इज सिमेट्रिक एज वेल। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अब जरा ट्रांजिटिविटी प्रूफ करो। जिसका ट्रांजिटिव हो जाए फटाफट मुझे बताओ। जिसका भी ट्रांजिटिव हो जाए वो
बात समझ में आ रही क्या मैं बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि अगर ये दो इक्वेशन है AD इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू BC इंटू A प्लस डी, और दूसरा इक्वेशन है CF इंटू D प्लस सी इज इक्वल टू D इंटू C प्लस F, ये दो रिलेशन तो सबको समझ में आ रहे हैं ना, ये वाले, दिस वन एंड दिस वन। और इन दोनों से अगर मुझे, ये तो गिवन है, दिस इज गिवन एंड दिस इज गिवन, और ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ये जो फर्स्ट है ये थर्ड से रिलेटेड है, AB रिलेटेड टू EF प्रूव करना, ये टू प्रूव दैट है। जो प्रूफ करना है उसका मीनिंग क्या है कि फारदेस्ट का प्रोडक्ट AF मल्टीप्लाइड बाय नियरर कोऑर्डिनेट्स का सम B प्लस C इज इक्वल टू नियरर का प्रोडक्ट B इंटू फारदेस्ट का सम A प्लस F। तो ये प्रूफ करना है, मतलब इट इज फ्री फ्रॉम C एंड D। इस रिलेशन में C और D नहीं है, तो CD एलिमिनेट करना है, तो हम ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से विल ट्राई टू एलिमिनेट C एंड D। दिस इज आवर टास्क। अब C और D का एलिमिनेशन कैसे करेंगे? तो एलिमिनेट करने के लिए, आई एम नॉट ऑडिबल, सुनाई पड़ रही है आवाज? दमन, एम आई ऑडिबल? ओके, तो मैंने बोला कि हमें C और D एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए क्या करो, C और D को थोड़ा सेपरेबल फॉर्म में ले जाएंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, देखो इक्वेशन वन को ध्यान से देखो, लुक एट इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में लाइक जो वेरिएबल है उनको एक साइड पर ले जाओ। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, इक्वेशन वन से हम लिख सकते हैं B प्लस C डिवाइडेड बाई BC इज इक्वल टू A प्लस D डिवाइडेड बाई AD, दैट इज 1 over C plus 1 over B is equal to 1 over D plus 1 over A. This is first equation. थोड़ा सा हमने वेरिएबल्स को सेपरेट किया ना, आइसोलेशन ऑफ वेरिएबल from 1. This is from equation 1. Similarly, from equation 2, what do you get? You will get D plus E divided by D product E is equal to C plus F divided by C product F. Can be written as 1 over E plus 1 over D is equal to 1 over F plus 1 over C. Now, if you add, ये तुम्हारा थर्ड इक्वेशन है और ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है, फोर्थ। Now, adding these two, equation 3 and 4, तो क्या आएगा? जब आप इन दोनों को ऐड करोगे बेटा, तो LHS में 1/C और 1/C कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह से 1/D और 1/D भी कैंसिल हो जाएगा, देख सकते हो आप, ये 1/D और ये 1/D। व्हाट यू आर लेफ्ट विद 1/B प्लस 1/E is equal to 1/A plus 1/F, and therefore E plus B upon BE is equal to F plus A upon AF। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा AF इंटू B प्लस E is equal to BE into A plus F, and therefore AB is related with EF, and therefore R is transitive. तो I have taken some example जो बहुत सिंपल थे, to went to some example जो थोड़े से ट्रिकी थे। तो ये आपने फाइनली प्रूव कर दिया कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये रिलेशन क्या था, रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी था। तो फाइनल हमारा जो आउटकम आया वो क्या आया? तो फाइनल आउटकम हमारा आया कि हमारा जो रिलेशन आर है ना, ये हाँ जी, ये रिलेशन हमारा जो है, इट इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है।
So it is equivalence relation. So this is how the reflexivity, symmetry and transitivity goes, right? अब इसके बाद में मैं जो 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं फटाफट नोट कर लो, इसको कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट नोट इट डाउन. For real number x and y, we write x related to y if and only if x square minus y square plus root 3 is an irrational number. Then you have to show whether relation R is reflexive, symmetric or transitive, or all or none. तो देखो, एक तो क्लियर दिख रहा है कि रिफ्लेक्सिव तो है, x रिलेटेड टू x तो दिख रहा है कि अगर x y से रिलेटेड है तो y x से रिलेटेड होगा, क्योंकि x रिलेटेड टू x है, √3 इरेशनल है. x रिलेटेड टू x √3 इरेशनल है, ये तो समझ में आ रहा है. सिमेट्री, तो क्वेश्चन ऐसा ना कि x इज रिलेटेड टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, बिकॉज x square minus x square plus √3 is equal to √3, which is irrational. So reflexive. Symmetric, 3 raised to the power 1 by 4 is related to 0, but 0 is not related to 3 की power 1 by 4. इसका x related to y, but y is not related to x, क्योंकि 3 की पावर 1 by 4 का स्क्वायर करो और -0 प्लस √3, तो ये आ जाता है 2√3, जो कि इरेशनल है. बट 0 का स्क्वायर करो, -3 की पावर 1 by 4 का स्क्वायर करो, प्लस √3 लिखो, तो ये आ जाता है 0, विच इज रैशनल. इट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इरेशनल. तो आ गया कि ये नॉट सिमेट्रिक है. जैसे मैंने रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दिखाया ना, कि रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्री नहीं है, तो आप इसका ट्रांजिटिविटी है कि नहीं ये करके, ये आपको करके दिखाना है, मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है. नहीं होगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ. अ रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसमें सब कुछ आपको करना है, इज डिफाइंड बाय z1 रिलेटेड टू z2 if and only if z1 minus z2 upon z1 plus z2 is a real number. And then you have to show that this relation R is only reflexive or only symmetric and transitive or equivalence, none of these. मतलब क्या सही है ये आपको बताना है. तो ये हो गया बेटा जो +2 पार्ट में जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, उनकी टेस्टिंग और उस पर कुछ क्वेश्चंस आपने किए. तो अभी मैं क्या करूंगा कि एक गेम जो है रिलेशन वाली गेम, जो उस दिन मैंने नहीं डाली थी ग्रुप पे, या पता नहीं, चेक करना पड़ेगा मैंने डाली थी कि नहीं डाली थी. मुझे लग रहा है कि डाल दी थी. क्या मैंने आपको मिल गई गेम इसकी, रिलेशंस की गेम मिल गई? नहीं मिली थी? ठीक है, तो अभी मैं डाल देता हूँ रिलेशंस की गेम. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे. मैं फंक्शन की भी गेम डाल दूंगा, फर्स्ट गेम फंक्शन की भी डाल दूंगा, ओनली बिकॉज कि फंक्शन की जो फर्स्ट गेम और सेकंड गेम अगर मैं डाल देता हूं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो सारा 11th का रिकैप है. ठीक है, तो मैं फंक्शन की मतलब रिलेशन की और फंक्शन की फर्स्ट 3 गेम जो है ना, वो मैं अभी 5 मिनट में आपको ग्रुप पे डाल रहा हूं, वहां से डाउनलोड कर लो और ये फर्स्ट 3 गेम आप करते रहो, क्योंकि फंक्शन बड़ा टॉपिक है. देयर विल बी अराउंड 16 गेम्स आई थिंक
एटलीस्ट 16-17 गेम्स होंगी, तो आप थोड़ा पहले से करते रहेंगे तो इट्स बेटर, राइट? या फंक्शन और ITF मिला के देयर विल बी 18 गेम्स, 18 वर्कशीट्स होंगी इसमें। तो ठीक है, अगर आपने कुछ पूछना है तो पूछो, और नहीं तो फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन 11th में बताया था मैंने, रिकॉल करो, बट 12th में मैं अभी इसलिए नहीं टेकअप कर रहा हूं कंपोजिशन एंड इनवर्स ऑफ रिलेशन, बिकॉज कंपोजिशन और इनवर्स हमें फंक्शंस में बहुत डिटेल में करना है। फिर भी अगली क्लास में मैं कर दूंगा उसको, कंपोजिशन और इनवर्स भी टेकअप कर लूंगा, नॉट टू वरी, क्योंकि फंक्शन में शुरू में तो बहुत बेसिक बातें हैं, तो अगली क्लास में कंपोजिशन भी हो जाएगा, इनवर्स भी हो जाएगा, और टेस्टिंग भी हो जाएगा, इंजेक्टिविटी सर्जेक्टिविटी, तो सारा अगली क्लास में करेंगे, परसों की क्लास में, ठीक है? कल एक क्लास है मैंने जैसा बताया था जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में टेकअप कर रहा हूँ मॉर्निंग टाइम में, राइट? तो जो लोग लगा सकते हैं वो लोग लगाएंगे, यही सेम स्लॉट होगा। ओके ओके, वेलकम एडगर, वेलकम। सो लेट्स स्टॉप द डिस्कशन टुडे। जो आपका टेस्ट हुआ था वो टेस्ट का सॉल्यूशन, मतलब डिस्कशन का एक वीडियो बना करके मुझे डालना है, तो मैं देखता हूँ आज बना करके उसको डाल दूंगा मैं, ठीक है? क्योंकि बहुत इजी टेस्ट था, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि उसको डिस्कस किया जाए, फिर भी मैं उसका डिस्कशन का सॉल्यूशन बना के डाल दूंगा।